खुशी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, हाँ। काफ़ी अच्छा था। उसमें आपने कहा कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे जी, आप जी। मैं उस स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपने कहा कि आप काफ़ी चिल्लर जमा हो जाते थे, फिर वहाँ पे काफ़ी हाँ हाँ, उस बारे में जानना चाहती हूँ बिकॉज़ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जब मैं डांस करना जाना शुरू करी और बीच में थोड़े दिन जब डांस बार चालू थे, फिर थोड़ी देर में डांस बार बंद हो गई। 2004 की बात बता, अरे 2004 नहीं बता, हाँ 2004 की बात, जब डांस बार बंद हो गए तो फिर मैं अच्छा, तो ये डांस बार के बाद की बात है? हाँ, डांस बार ओके। बंद हो गए थे 2004 जी में, हाँ। डांस बार बंद हो गए थे। और मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ, और अभी मुझे इनकम तो करना था, काम वाम तो करना ही था। और रोज़ प्रोग्राम्स नहीं होते थे, शादी के प्रोग्राम्स डांस के डेली थोड़ी होते थे, वो तो सीज़न वाइज होते थे। तो मैं बोली डेली इनकम के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहती। तो मुझे किसी ने बोला था कि आपको रेड लाइट एरिया में खड़ा रहना पड़ेगा। मैं बोली इतनी मजबूरी कैसे हो सकती है यार मेरी कि मैं रेड लाइट एरिया में खड़ा, क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे मेरे पास में। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं बोली अब ये मजबूरी ऊपर वाला, मैंने जाके मैं खड़ी हो जाती कोई, लेकिन मैं खड़ी तो हो गई, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा था। और मैं खड़ी हो गई, लोग आ रहे जा रहे देख रहे, लेकिन मैंने देखा कि सामने ना मतलब बहुत तेज़ बरसात हो रही थी, बहुत तेज़, और लंबी एक टोल नाका था, वीटावा एक थाना में एक एरिया है। अभी उस जगह पे वो सारे टावर्स बन गए हैं। अभी आज भी वो देखती ना, मुझे सब याद आता है, मुझे सब टावर्स बन गए वहाँ पर। वो पूरा पहले जंगल एरिया था, तो वहाँ पर सारे पहले सारे जो भी ट्रांसजेंडर्स होते थे सारे खड़े रहते थे, मतलब फॉर प्रोस्टिट्यूट के लिए था। तो मैं भी एक दिन वहाँ जाके खड़ी होगी कुछ पैसों की मजबूरी के लिए। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे एकदम से अंदर से ना घबराहट सी होने लगी। तो मैंने देखा कि लंबी ट्रक लाइन खड़ी हुई है, और मैंने 1-1 रुपया मांगना शुरू कर दिया। मैं बोली ये नहीं करूँगी, मैं बोली ये मुझसे नहीं होने वाला। तो मैंने वो 1-1 रुपया मांगना स्टार्ट किया, फिर एक से एक रुपया, वो लंबी ट्रक मांगते मांगते मैं, जब मैंने लास्ट में जब मैंने अपने पर्स को किया तो 700-800 रुपये जमा हो गए। मिली इससे अच्छा तो मिली यही काम है। मैंने कोई बात नहीं, भीगना कोई बात नहीं, तो मैं लेकिन मैं यही ज़रूर काम करूँगी, ये मेरे लिए बेहतर है। और मैं रोज़ जाके मैं वो ट्रक वही सिग्नल में जाके रोज़ रात को वो जकात नाका पूरा मांगती थी, 1000, 1200, 800, 900 रुपये रोज़ चिल्लर इतना जमा करके आके मेरी मम्मी और मैं रात को बैठ के हम साथ में गिनते थे, सुबह 7:30, 6 बजे ऐसा। एक दिन क्या हो गया, ये तो वो बहुत दिनों की बात है कि मतलब जैसे मैं मांग रही थी कहीं पर, तो उस दिन बहुत तेज़ बरसात हो रही थी, और है ना मतलब बहुत मुझे ना, मैं रोज़ भीग के मांगते क्या हो गया, अचानक से मुझे ना बुखार आ गया। और 3 दिन 4 दिन से मुझे ऑलरेडी बुखार आ ही गया था, लेकिन मैं रोज़ फिर भी जाती थी मांगने के लिए कि मैं एक दिन भी वो नहीं। लेकिन एक दिन मैं बहुत तेज़ वो बरसात में भीग मांगते हुए मुझे एकदम ठंडी से बुखार आके ना मैं एक कोने में बैठ गई। 310 का बस स्टॉप था कुरला में, मुझे आज भी याद है, ये वाला भारत नगर वाला बस स्टॉप, कुरला से भारत नगर जाने के लिए वाला बस स्टॉप पे, यहाँ मैं मांग रही थी कुरला स्टेशन के पास में। तभी मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया, और मैं एकदम से बैठ गया। लोग आ रहे जा रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है, मतलब एक कोई शख्स उसको काँप रहा है, उसको कुछ हो रहा है, उसको वो कोई देख रहा है, उसको कोई किसी को कोई कुछ पड़ी नहीं है, मतलब सब अपना जा रहे आ रहे। और उतने में एक रिक्शा पास हुई, पता नहीं उस रिक्शा में की नज़र मेरे पे पड़ी, तो वो रिक्शा घूम कर मेरे पास आई, और उसमें मेरी गुरु थी। हाँ, उसमें मेरी गुरु थी, जिसके साथ आज भी मैं हूँ साथ में। उसने जब उस टाइम पे मेरी और उनकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और वो आई और उन्होंने मुझे पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बोली दीदी तेज़ बुखार है, मैं तुम्हारी रिक्शा में बैठ जाऊँ क्या? बोले चल ठीक है बैठ जा। तो उन्होंने तुरंत अपनी मुझे रिक्शा में बिठाया, और वो समझ गई मैं क्या हूँ, तो उन्होंने बिठाया, और फिर उन्होंने मुझे दवाई दिलाई और अपने घर ले गई और खाना खिलाया, और फिर बिठा के बातचीत की। फिर मुझे बोला कि कहाँ से आई है, क्या करती, तू बहुत छोटी है, तेरे घर वाले कहाँ हैं, ये वो। तो मैं बोली मैं यहाँ रहती हूँ, ऐसा है वैसा है। बोले अभी तू घर जा अपने।
ऐसे मेरी उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन वो अपने घर पे नहीं बुलाती थी मुझे, रोज़ मुझे भगा देती थी। वो मैं बहुत छोटी थी ना, वो डरती थी कि इसके माँ बाप आके मेरे पे कहीं इल्ज़ाम ना लगा दे कि हमारे बच्चे को ख़राब तो नहीं कर रही है। लेकिन मैं रोज़ उनके घर पहुँच जाती थी और रोज़ वो मुझे भगा देती थी, बोले तू जा ऐसे, तू जा ऐसे। एक दिन उन्होंने अपने घर का गेट खोल दिया 10वें दिन और बोले तू अंदर आ। फिर उन्होंने तब से अपना घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया मेरे लिए। आज 20 साल हो गए रहेंगे, कम से कम 20-19 साल तो हो गए रहेंगे एटलीस्ट। उनका नाम सलमा खान है। उनका NGO चलता है किन्नरमा ट्रस्ट नाम से। और हम लोग की गुरु है वो, सभी लोगों की गुरु है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर जब थे, पैसे मांग रहे थे और सारी चीज़ें, तो उस समय का पीरियड कैसा था? क्योंकि काफ़ी सेक्स रैकेट वगैरह भी उस बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अच्छा, कभी कभी ठीक होता था, कभी कभी ट्रक वाले बोलते थे ऊपर आ जा, 50 रुपये ले ले, ये क्या कर रही है। हर माहौल एक जैसा नहीं होता। और उस वक्त तो ऐसा था ही ऐसा, क्योंकि जिस लेन में मैं मंगती थी उस लेन में वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन होता था, तो वो लोगों को ऐसा लगता था कि मैं भी वैसी हूँ। और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव भी बात करती कि 50 रुपये में आ जाओ, पर ये तेरा असली है, ये नकली है, ऐसे सब बातें, बहुत वल्गैरिटी बात वाली बातें होती थी। अब मैं आपको क्या बोलूँ, क्या क्या बातें मैंने सुनी रहेगी ना, मैं यहाँ बोलूँगी तो क्या बोलूँ, आपको बीप बीप करना पड़ेगा घड़ी घड़ी। खुशी, आप वो जो बात बता रही थी डांस बार वाला, वो जो दौर था, हाँ। वो मुंबई में एक बहुत ही फेमस दौर था। जी जी ठीक है, उस टाइम पे मुंबई में लाइक माफिया वाला दौर भी चल रहा था, काफी रिच लोग भी जाते थे वहां पर और लाइक लाखों उड़ा देते थे। जी जी। और जो माहौल बनता था, और जैसे आप बोल रही है 12,000 15,000, आप उस जमाने में लाइक अर्ली 2090s काफ़ी था, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। लाइक एक अलग ही माहौल। मैंने 6-7-8 महीने ही काम किया है। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने ऑर्केस्ट्रा में काम किया है बाद में बंद होने के जो 1-2 साल बाद में। लेकिन मुझे मज़ा ऑर्केस्ट्रा में ही आया है, मतलब उस टाइम वो वाला मज़ा मुझे नहीं आता था। मुझे जो बंद होने के बाद जो वापस स्टार्ट हुआ था ना ऑर्केस्ट्रा, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बट वो 6 मंथ्स का मैं जानना चाहूँगी, कितने लाखों उड़ते थे उस टाइम बहुत पे? ऐसे तो बहुत ज़्यादा उड़ता था। और मैं कैसा ना, एक ऑफिस में एक होटल में काम नहीं करती थी। हाँ। मैं हर होटल में एक एक गाना डांस करने जाती थी, जानबूझकर। मेरा लालच ही ख़त्म नहीं हो रहा था। हाँ। मैं कभी इस होटल में 2,000 मिल जाता था, कभी 1,000 रुपये मिल जाता था। मैं ऐसे जाकर मैं बोली नहीं, इसमें कम मिला, मैं उसमें चली जाऊँगी। दीदी मैं आ जाऊँ, सर मैं आ जाऊँ, ऐसा करके मैं हर होटल में जाके रोज़, आपको नहीं पता, मैं एक दिन में एक रात में, क्योंकि कुछ टाइम पे सुबह 8-9 बजे, सुबह 9 भी बज जाते थे। मैं एक रात में कम से कम नहीं बोले तो कभी कम से कम 12-13 होटल भी कर लेती थी मैं डांस कर। और मैक्सिमम एक रात में कितना अर्न किया होगा आपने डांस से? वो भी बताना पड़ेगा। अरे बहुत पुरानी बातें बता सकते हो। एक टाइम पे मैंने 50,000 भी अर्न किया है उस टाइम पर। हाँ, उस टाइम पर 50,000 भी मैंने अर्न किया है। और अच्छा खासा लोग मेरे जैसी मैं स्टेज पे आती थी, एक रिस्पेक्ट उस टाइम की लड़कियाँ इतनी अच्छी थी कि जैसी स्टेज पे आती तो 500 रुपीज़ तो पहले लड़कियाँ ही मुझे दे देती थी कि दीदी मैं सर पे हाथ रख लेना, दुआ करना आज मेरा बहुत अच्छा जाए। जैसी ग्रीन रूम में एंट्री करी, ग्रीन रूम मतलब मेकअप रूम में जैसे ही मैंने एंट्री करी, सारी लड़कियां मेरे पैर पड़ना शुरू कर दिया, दीदी आज मेरा अच्छा जाए, दीदी आज दुआ करना, आज नज़र उतार दो। मेरे वहीं 4-5 हज़ार रुपये तो वहीं हो गया। फिर कभी सर आ गए ऑफिस के, वो बोलते कि बेटा आज कल ऑफिस अच्छा नहीं गया, ज़रा आज नज़र उतार देना, आज पैर मार देना स्टेज पे, आज अच्छा हो जाए। तो आज तो सर ने 1100 रुपये दे दिया। फिर जैसे ही स्टेज पे पहुंची, जैसे ही गेस्टों को लड़कियां बता देती कि दीदी आई नाचने के लिए, चलो चलो उड़ाओ, उनकी गेस्टों को बोल देती थी। तो ऐसे करके मेरा कलेक्शन हो जाता। मेरा कोई ऐसा कोई फिक्स कोई गेस्ट या कस्टमर नहीं था, सब लोग मिल बांट के मुझे कलेक्शन देते थे। वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाती थी रोज़ मेरे पे।